सर्विसेज यूट्यूब चैनल। सो गाइज, आप हमें इन सभी प्लेटफॉर्म्स पे फॉलो कर सकते हैं। आपको कोई भी डाउट है, इन प्लेटफॉर्म्स पे रीच करके आप अपना डाउट्स क्लियर कर सकते हैं। सो आज हम चैप्टर 10 कंटिन्यू करेंगे, डेट इज़ एडजुडिकेशन एंड फूड सेफ्टी एपीलेट ट्राइब्यूनल। सो बेसिकली इस चैप्टर में हम बात करने वाले हैं इन केस ऑफ यू से अडल्ट्रेशन। अगर फूड में अडल्ट्रेशन की जाती है किसी भी फूड वेंडर के द्वारा या फिर फूड मैन्युफैक्चरर के द्वारा, सो जो उसका केस रहेगा, उसके खिलाफ जो लीगल प्रोसीडिंग्स रहेंगी वो सिविल कोर्ट में या फिर क्रिमिनल कोर्ट में नहीं जाएंगी। उसके लिए स्पेशल एक कोर्ट बनाई जाएगी, डेट इज़ बाय FSSAI। वो स्पेशल कोर्ट क्या डिसीजंस लेगी, किन पैरामीटर्स पे डिसीजन लेगी, राइट, ये सब हम बात करने वाले हैं। सो ये ध्यान रखिएगा कि जितने भी फूड रिलेटेड केसेस हैं वो केस नॉर्मल कोर्ट में नहीं जाएंगे, उनके लिए स्पेशल कोर्ट नियुक्त की जाएगी, डेट इज द प्रोसेस नोन एज एडजुडिकेशन। एंड दूसरी रहेगी फूड सेफ्टी एपीलेट ट्राइब्यूनल। सो एपीलेट ट्राइब्यूनल क्या है, देखिए सबसे पहले केस जाएगा एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास। सो अगर जिसके खिलाफ वो केस किया गया है, जो भी फूड वेंडर है, अगर वो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के डिसीजन से खुश नहीं है, फिर वो फर्दर अपील कर सकता है एपीलेट ट्राइब्यूनल में। जैसे अगर आपको एक बेसिक आइडिया दूं, पहले सिविल कोर्ट रहता है, देन नॉर्मल हाई कोर्ट रहता है, फिर सुप्रीम कोर्ट रहता है, ऐसे हायरार्की रहती है। अगर आप सिविल कोर्ट के डिसीजन से खुश नहीं हैं, आप हाई कोर्ट में अप्लाई कर सकते हैं। अगर हाई कोर्ट से भी आप संतुष्ट नहीं हैं, देन सुप्रीम कोर्ट में आप जा सकते हैं। सो इन सिमिलर फैशन यहाँ पे एडजुडिकेटिंग ऑफिसर की जो सबसे लोअर कोर्ट रहेगी, देन उसके बाद ट्राइब्यूनल रहेगी, एपीलेट ट्राइब्यूनल। अगर फूड मैन्युफैक्चरर खुश नहीं है डिसीजन से, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के डिसीजन से, वो एपीलेट ट्राइब्यूनल में अप्लाई करेगा, राइट। ओके, सो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले देख लेते हैं सेक्शन 68 एडजुडिकेशन। फॉर द पर्पस ऑफ एडजुडिकेशन अंडर दिस चैप्टर, an officer not below the rank of additional district magistrate of the district where the alleged offence is committed shall be notified by the state government as adjudicating officer for the adjudication in manner as prescribed by the central government. So यहाँ पे तीन चीज़ों का ध्यान रखना है आपको। सबसे पहले एडजुडिकेटिंग ऑफिसर कौन होगा, सो उसका जो रैंक रहेगा, इट शुड नॉट बी बिलो द रैंक ऑफ एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट। सो इससे नीचे का कोई भी ऑफिसर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर नहीं अपॉइंट किया जा सकता। और उसको अपॉइंट कौन करेगा, उसको नोटिफाई करेगा स्टेट गवर्नमेंट। फॉर एग्जांपल, ये फूड अडल्ट्रेशन हरियाणा के किसी डिस्ट्रिक्ट में हुई है, राइट। सो जो स्टेट गवर्नमेंट है, हरियाणा की स्टेट गवर्नमेंट है, वो अपॉइंट करेगी उस पर्टिकुलर डिस्ट्रिक्ट में एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट को, जो कि एडजुडिकेटिंग ऑफिसर एक्ट करेगा। और फर्दर तीसरा पॉइंट यहाँ पे ध्यान रखने वाला है, सेंट्रल गवर्नमेंट। यस, सो जितनी भी ये प्रोसीडिंग होगी, मींस कैसे एडजुडिकेटिंग ऑफिसर की कोर्ट की प्रोसीडिंग होगी। फॉर एग्जांपल, विटनेस बुलाए जाएंगे, डिसीजन दिया जाएगा, कॉन्विक्ट को बुलाया जाएगा। सो ये जो सारा प्रोसीजर है, कितने दिन में डिसीजन आना चाहिए, कितने दिन में इस केस को जो कि है ख़त्म करना है, ले डाउन करना है, सो वो सभी प्रोसेस सेंट्रल गवर्नमेंट डिसाइड करेगी। सो तीन यहाँ पे पॉइंट आपको इंपॉर्टेंट है। एडजुडिकेटिंग ऑफिसर की जो पोजीशन है वो क्या होगी, ही शुड नॉट बी बिलो द एडिशनल डिस्ट्रिक्ट मैजिस्ट्रेट रैंक। दूसरा, उसको स्टेट गवर्नमेंट अपॉइंट करेगी। और उसको जो प्रोसीजर फॉलो करना है अपना कोर्ट चलाने का, दैट शुड बी एज पर द सेंट्रल गवर्नमेंट गाइडलाइंस। आई होप इट्स क्लियर। ओके, सो नेक्स्ट स्लाइड देखते हैं। सो द एडजुडिकेटिंग ऑफिसर शेल हैव पावर ऑफ सिविल कोर्ट। यस, सो जैसे कि मैंने आपको बताया, ये जो फूड के रिलेटेड केसेस हैं, ये नॉर्मल कोर्ट्स में नहीं जाते, सिविल कोर्ट में केस नहीं जाएगा। इसके लिए स्पेशल ऑफिसर एडजुडिकेटिंग कोर्ट लगाई जाएगी, जो उसके अंदर एडजुडिकेटिंग ऑफिसर होगा। सो उसके पास जो पावर रहेंगी वो एक सिविल कोर्ट की पावर रहेंगी। आप समझ रहे हैं, एक जो कोर्ट के पास पावर रहती है, वो सभी पावर्स इस एक पर्सन के पास, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास रहेगी। और अब ए और बी पॉइंट ध्यान से सुनिएगा, बिकॉज यही दो जो पॉइंट्स हैं, ये एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को पावर, जो कि यहां से वो ड्रॉ करता है अपनी पावर। सो अगर आप देखोगे ए पॉइंट, ऑल प्रोसीडिंग्स बिफोर हिम शेल बी डीम्ड टू बी जुडिशियल प्रोसीडिंग्स विद इन द मीनिंग ऑफ सेक्शन 193 एंड 228 ऑफ IPC। सो इंडियन पीनल कोड के ये जो दो सेक्शन हैं, 193 एंड 228, इनके द्वारा इसको पावर दी गई है एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को, मींस ही इज अ
जुडिशियल प्रोसीडिंग। सो जितनी भी उसके सामने प्रोसीडिंग्स होगी वो जुडिशियल प्रोसीडिंग होगी। मींस ये ऐसे कोई फालतू फालतू की प्रोसीडिंग नहीं कि नॉर्मली गए एडजुडिकेटिंग ऑफिसर को अपना केस सुनाया, जो कि है फूड मैन्युफैक्चरर, जो कि जिसने अडल्ट्रेशन की है वो गया, विटनेस गए या फूड सेफ्टी ऑफिसर्स गए, ऐसा नहीं है। ये एक पूरा जुडिशियल प्रोसीडिंग होगी। इसके जो भी कॉन्सिक्वेंसेज रहेंगे वो बाइंडिंग रहेंगे फूड मैन्युफैक्चरर पे, राइट। सो एक जुडिशियल प्रोसीडिंग रहेगी और ये आईपीसी की धारा के तहत, दैट इज सेक्शन 193 एंड 228 से ये पावर दी गई है। बी पॉइंट अगर आप देखोगे, शेल बी डीम्ड टू बी कोर्ट फॉर द पर्पस ऑफ सेक्शन 345 एंड 346 ऑफ कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर्स। फॉर एग्जाम्पल, अगर उस फूड मैन्युफैक्चरर ने बहुत ही जो कि ज़्यादा अडल्ट्रेशन की है जिससे कि कॉन्सिक्वेंसेस बहुत बुरे थे, फॉर एग्जांपल किसी की डेथ हो गई वो फूड कंज्यूम करने के बाद, सो वो नॉर्मल कोर्ट नहीं एक्ट करेगी, इट वुड आल्सो एक्ट एज अ क्रिमिनल कोर्ट। और ये जो पावर इसको मिलती है डेट कम्स फ्रॉम कोड ऑफ क्रिमिनल प्रोसीजर सेक्शन 345 एंड 346, राइट। सो एक तो नॉर्मल कोर्ट रहेगी बट उसके पास पनिश करने की भी पावर रहेगी। सो दैट पावर ही ड्रॉज फ्रॉम सीसीपी सेक्शन 345 एंड 346। आई होप इट्स क्लियर। अगर आपको कोई भी डाउट लगता है तो गाइस प्लीज वीडियो के नीचे कमेंट करके बता सकते हैं या मुझे व्हाट्सएप कर सकते हैं, राइट। सो या अब हम सेक्शन 69 देख लेते हैं, डेट इज पावर टू कंपाउंड ऑफेंसेस। सो ये बहुत ही इजी सेक्शन है। सो अगर आप पहला पॉइंट देखोगे तो कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी मे बाय ऑर्डर एम्पावर द डेजिग्नेटेड ऑफिसर टू एक्सेप्ट फ्रॉम पेटी मैन्युफैक्चरर्स। और अगर आप देखोगे तो पेटी मैन्युफैक्चरर कौन होते हैं? दीज आर द पीपल हु मैन्युफैक्चर और सेल आर्टिकल ऑफ फूड एज अ रिटेलर्स या फिर हॉकर्स जो हमारी गली में सब्जी बेचने आते हैं, इटिनरेंट वेंडर्स या टेम्पररी स्टॉल होल्डर्स, or against whom a reasonable belief exists that he has committed an offense or contravention against this act, and payment of sum of money by way of composition of the offense which such person suspected to have committed। so easily आपको मैं बताता हूँ इसमें क्या कहना चाह रहे हैं। so section 1 में अगर आप देखोगे तो कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी डेजिग्नेटेड ऑफिसर को पावर्स दे सकता है। अगर कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी समझता है कि ये जो पैटी मैन्युफैक्चरर है, मींस जो स्मॉल वेंडर्स रहते हैं गली में, हमारे हॉकर्स आते हैं, सब्जी बेचने वाले आते हैं, या फिर मिल्क मैन आता है, या फिर स्वीट्स बेचने वाले आते हैं जो गली में आते हैं, छोटे वेंडर्स हैं, राइट। अगर उन्होंने कोई भी ऑफेंस कमिट किया है, अगर उन्होंने कोई एडल्ट्रेशन की है, कोई अनवांटेड आर्टिकल फूड में यूज किया है, या फिर केमिकल कलर्स यूज किए हैं विच कुड बी हार्मफुल टू ह्यूमंस इन एनी वे, सो उनको डीओ फाइन लगा सकता है, राइट। सो यहाँ पे डीओ को डायरेक्टली पावर दी गई है कि आप इन छोटे वेंडर्स को कंट्रोल कीजिए, इनको डायरेक्टली फाइन लगाइए। ये सेक्शन फर्स्ट में बताया गया है और ये पावर जो डीओ को देगा वो कमिश्नर ऑफ फूड सेफ्टी देगा, राइट। सो सेकंड पॉइंट, ऑन द पेमेंट ऑफ सच सम ऑफ मनी टू सच ऑफिसर the suspected person, if is in custody, shall be discharged and no further proceeding in respect of the offense shall be taken against such person। सो यहाँ पे अगर आप देखोगे ये जो डिसीजन, ये जो एक्ट आर्टिकल में बताया गया है ये एक्चुअली इनके फेवर में है। फॉर एग्जांपल अगर आप देखोगे तो कोई भी स्मॉल वेंडर है, उसके पास इतनी कैपेसिटी नहीं रहेगी कि वो एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास जाए, राइट, उसको फाइन भरे। सो इट वुड टेक अ लॉट ऑफ टाइम। सो वो इतना टाइम अफोर्ड नहीं कर सकता बिकॉज उनका एवरीडे का रहता है। अगर वो आज कुछ अपना प्रोड्यूस सेल करेंगे, अपना कोई आर्टिकल ऑफ फूड सेल करेंगे, तभी वो कुछ कमा पाएंगे और अपना घर चला पाएंगे, राइट। सो अगर उनको भी ऐसे नॉर्मल प्रोसीजर रहता है, एडजुडिकेटिंग ऑफिसर के पास जाओ, देन एपीलेट ट्रिब्यूनल के पास जाओ, अगर इस लॉन्ग प्रोसेस में उनको फंसाएंगे सो ये उनके लिए इश्यू होगा। सो इसीलिए ये इनको इस चीज़ से बचाने के लिए, इनका टाइम जो है कट शॉर्ट करने के लिए, सो डायरेक्टली डीओ को पावर दी गई है कि हाँ, अगर देखिए किसी भी स्मॉल वेंडर ने कोई अडल्ट्रेशन की है, आप डायरेक्टली उनसे डील कीजिए, डायरेक्टली उनको फाइन लगाइए, राइट, और उनको वार्निंग दीजिए। सो सेकंड पॉइंट कहा गया ऑन द पेमेंट ऑफ सच सम ऑफ मनी। अगर उस वेंडर ने, उस स्मॉल इटिनरेंट वेंडर ने, हॉकर ने वो पेमेंट कर दी है, वो फाइन पे कर दिया है, तो अगर वो कस्टडी में है उसको तुरंत छोड़ा जाएगा, उसको ज़्यादा दिन कस्टडी में नहीं रखा जाएगा, सो दैट वो अगेन अपना बिजनेस कैरी आउट कर सके, राइट।
So third point, the sum of money accepted or agreed to be accepted as a compensation under the act shall not be more than 1 lakh rupee and due regard shall be made to the guidelines specified in section 49. So ये जो फाइन लगा सकता है डीओ इन छोटे वेंडर्स को 1 लाख से ज़्यादा नहीं हो सकता है, 1 लाख तक ही हो सकता है, और सेक्शन 49 को ध्यान में रखते हुए ये फाइन लगाया जाएगा और क्वांटम ऑफ पनिशमेंट डिसाइड की जाएगी, राइट. So provided that no offense for which punishment of imprisonment has been prescribed on this act shall be compounded. लेकिन यहाँ पे एक एक्सेप्शन और है, अगर उस स्मॉल वेंडर ने एक हीनियस क्राइम किया है जिसके कारण कि फॉर एग्जांपल उसने कोई ऐसी अडल्ट्रेशन की जिसके कारण कोई भी कंज्यूमर वो फूड कंज्यूम करने के बाद उसकी डेथ हो गई या फिर सीरियसली इल हो गया, सो उस केस में अगर इस एक्ट में उस एडल्ट्रेशन के खिलाफ कोई पनिशमेंट दी गई है, सिर्फ फाइन नहीं, आई एम टॉकिंग अबाउट पनिशमेंट, मीन्स उसको 3 साल की सज़ा या फिर 6 महीने की सज़ा जेल में या फिर 1 साल की सज़ा वो जरूर दी जानी चाहिए. यहाँ पे उनको प्रोटेक्ट करने की कोशिश की गई है इस एक्ट में, उनको एक लेवरेज, उनको एक बेनिफिट देने की कोशिश की गई है, लेकिन अगर वो हीनियस क्राइम करते हैं तो उनको पनिशमेंट भी दी जाएगी. आई होप इट्स क्लियर. यस, सो सेक्शन 49 की हमने बात की थी कि डीओ को इनको फाइन लगाने से पहले सेक्शन 49 का ध्यान रखना पड़ेगा. सो सेक्शन 49 क्या है? सो ये देख लीजिए, वाइल एडजुडिकेटिंग द क्वांटम ऑफ पेनल्टी एडजुडिकेटिंग ऑफिसर और द ट्राइब्यूनल एज द केस में भी शेल हैव ड्यू रिगार्ड्स. देखिए यहाँ पे सेक्शन 49 में कहा गया है कि जब भी एडजुडिकेटिंग ऑफिसर या फिर ट्राइब्यूनल या फिर डेजिग्नेटेड ऑफिसर जब भी क्वांटम ऑफ पनिशमेंट मीन्स इसको कितना फाइन लगाना चाहिए या फिर इसको कितने साल की सजा देनी चाहिए, वो करने से पहले इन 4 पॉइंट्स को ध्यान में रखना चाहिए. पहला पॉइंट है द अमाउंट ऑफ गेन और अनफेयर एडवांटेज मेड, मीन्स उस फूड को अडल्ट्रेट करके उसको कितना एडवांटेज हुआ, उसने कितना पैसा कमाया, इसको ध्यान में रखना चाहिए. सेकंड पॉइंट है द अमाउंट ऑफ लॉस कॉज्ड और लाइकली टू बी कॉज्ड. सेकंड पॉइंट है कि उस अडल्ट्रेशन के कारण जो पर्सन ने कंज्यूम किया फूड उसको क्या हुआ, मीन्स उसको क्या सीरियस इंजरी आई या फिर नॉर्मल उसको हेल्थ इश्यूज आए या फिर उसकी डेथ हो गई. सो इसको भी ध्यान में रखना पड़ेगा क्वांटम ऑफ पनिशमेंट डिसाइड करते टाइम. देन थर्ड पॉइंट है रेपिटेटिव नेचर ऑफ कॉन्ट्रावेंशन. क्या वो वार्निंग देने के बाद भी उसने रिपीट किया, 2 बारी रिपीट किया, 3 बारी रिपीट किया, आई मीन टू से कि उस फूड वेंडर ने क्या वो रेपिटेटिव नेचर है उसका अडल्ट्रेशन का, वो भी ध्यान में रखना पड़ेगा. डी पॉइंट वेदर द कॉन्ट्रावेंशन इज विदाउट हिज नॉलेज, ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा क्या वो जो अडल्ट्रेशन हुई है क्या उस फूड वेंडर की नॉलेज से हुई है या फिर फूड उसने कहीं और से परचेज किया किसी बड़ी कंपनी से, वहां अडल्ट्रेशन हुई है, ये भी ध्यान में रखना पड़ेगा. और एनी अदर रेलिवेंट फैक्टर. सो एनी अदर रेलिवेंट फैक्टर मीन्स जब भी इनके खिलाफ सुनवाई होगी या फिर कोई विटनेस मिलेगा तो उनकी उस विटनेस की भी जो बात है वो सुनी जाएगी, राइट. सो इन सभी पॉइंट्स को ध्यान में रखते हुए फाइन और पनिशमेंट डिसाइड की जाएगी. आई होप इट्स क्लियर सेक्शन 49, राइट. सो गाइज ये मैंने बहुत ही इजी वे में आपको समझाने की कोशिश की. अगर आपको वीडियोस अच्छी लगती हैं प्लीज़ लाइक और कमेंट करके जरूर बताइए. अगर आप कोई चेंजेस चाहते हैं वीडियो में वो भी बताइए. बट मेरा यहाँ पे मोटिव है आपको जितना भी आसानी से समझा सकूँ आपको आपके लिए वीडियोस लाऊं. सो गाइज नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे. सो टिल देन टेक केयर, सी यू.